सब्सक्राइब करिए राइजिंग उत्तर प्रदेश को और दबाइए इस बेल आइकन को ताकि आप पाए यूपी की न्यूज अपने मोबाइल पर सबसे पहले। प्रदेश में कोरोना संक्रमण का ग्राफ 62 की तरफ है। बीते 24 घंटे में राज्य में कोरोना संक्रमित कुल 3033 नए केस मिले, जबकि 3662 ठीक होकर डिस्चार्ज किए गए। इस दरमियान प्रदेश में कुल 29 मौतें हुई हैं। राज्य में अब कोरोना के पॉजिटिव मरीजों की संख्या 38,082 है। प्रदेश में 15 अक्टूबर से विश्वविद्यालय और डिग्री कॉलेजों में पीएचडी और परास्नातक छात्रों के लिए कैंपस खोले जाएंगे। इस दौरान सिर्फ विज्ञान और तकनीकी वर्ग के विद्यार्थियों को छूट दी जाएगी, जिन्हें प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग ने गाइडलाइन जारी कर दी है। अलीगढ़ में बड़ा हादसा हो गया। यहां दिल्ली गेट थाना इलाके के सराय मियां में टायर फैक्ट्री में ब्लास्ट होने से 3 लोगों की मौत हो गई, 7 लोग जख्मी हैं। ब्लास्ट फैक्ट्री में गैस सिलेंडर फटने से हुआ, इसके बाद आग लग गई। धमाके के साथ बिल्डिंग का हिस्सा गिर गया। आसपास के मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू शुरू किया। मामूली घायलों को मलखान सिंह अस्पताल, जबकि गंभीर रूप से घायलों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। फैक्ट्री मकान में चल रही थी। केंद्र की तर्ज पर योगी सरकार भी अपने कर्मचारियों को त्योहार से पहले अग्रिम धनराशि देने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के वित्त विभाग को कर्मचारियों के लिए केंद्र जैसी योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। मालूम हो कि केंद्र सरकार ने सोमवार को अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को त्योहारों के मौके पर 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त अग्रिम धनराशि देने का फैसला किया है। उपभोक्ता खर्च बढ़ाकर अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ाने की योजना के तहत सरकार ने यह कदम उठाया था। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोजगार को लेकर भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 16 अक्टूबर को बेसिक शिक्षा विभाग के तहत 31,000 से अधिक सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र को वितरित किया जाएगा। 17 अक्टूबर से महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सम्मान के लिए मिशन शक्ति व्यापक जागरूकता अभियान का शुभारंभ होगा। सीबीआई की टीम सुबह हाथरस पहुंच गई। टीम सीधे बुलगड़ी गांव में मौका ए वारदात पर पहुंची। क्राइम सीन की जांच के लिए विक्टिम के भाई को भी वहां ले जाया गया। सीबीआई की टीम ने पीड़िता के भाई अन्य परिजन से सवाल पूछे। करीब 1 घंटे तक टीम ने चंदपा थाने के पुलिस वालों से भी पूछताछ की। गैंगरेप पीड़ित के भाई ने बताया कि सीबीआई ने घटनास्थल से सैंपल जमा किए हैं, उससे साइन भी कराए गए। टीम उसे 3 घंटे तक साथ रखे रही, लेकिन उससे पूछताछ नहीं की। इसके बाद टीम पीड़ित के भाई को कैंप ऑफिस लेकर आई। भाई के हाथ में एक थैला था और टीम के साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट भी थे। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार लखनऊ से हाथरस लौटा था। घर पहुंचते ही मीडिया कर्मियों ने परिवार को घेर लिया। पीड़ित के पिता ने बातचीत में बताया कि हाईकोर्ट में सब इंग्लिश में बात कर रहे थे। कुछ ज्यादा समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है, लेकिन इतना जरूर समझ में आया कि डीएम साहब को डांट पड़ी है। परिवार ने एक बार फिर साफ तौर पर कहा कि जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, बिटिया की अस्थियां विसर्जित नहीं की जाएंगी। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने योगी सरकार पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया। उन्होंने हाथरस प्रकरण की जांच गैर भाजपा शासित प्रदेश में कराने और पीड़िता परिवार को सुरक्षा देने की मांग की है। संजय सिंह एक पार्टी की सभा को संबोधित करते हुए बोले कि प्रदेश बेटियों के लिए सुरक्षित नहीं है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई है। प्रदेश के उपचुनाव के लिए बीजेपी ने 7 में से 6 प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। देवरिया की सीट पर अभी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया। कांग्रेस ने जौनपुर के मलहनी सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। अमरोहा जिले के नौगांवा विधानसभा से विधायक रहे पूर्व मंत्री
चेतन चौहान के देहांत के बाद रिक्त हुई सीट पर उनकी पत्नी संगीता चौहान को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है। बुलंदशहर के सदस्य विधायक वीरेंद्र सिरोही के देहांत के बाद खाली हुई सीट पर उनकी पत्नी उषा सिरोही को मैदान में उतारा गया है। एसपी सिंह बघेल की खाली हुई टुंडला विधानसभा पर प्रेमपाल धनगर को प्रत्याशी बनाया गया है। कुलदीप सिंह सेंगर का विधानसभा सदस्य का निर्वाचन रद्द होने के बाद बांगर मऊ से पूर्व जिला अध्यक्ष बीजेपी ने श्रीकांत कटियार को टिकट दिया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कमला रानी वरुण के देहांत के बाद खाली हुई सीट पर अनुसूचित मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे घाटमपुर से उपेंद्र पासवान को टिकट दिया गया है। जौनपुर जिले के मलहनी से मनोज सिंह को टिकट दिया गया है। मनोज सिंह 2006 इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा कांग्रेस ने मलहनी सीट से राकेश मिश्रा को अपना प्रत्याशी बनाया है। गोंडा में सबसे चर्चित परसपुर थाने में एसिड अटैक मामले में देर शाम पुलिस एनकाउंटर में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। एसिड अटैक आरोपी आशीष कुमार उर्फ परसपुर और एसओजी टीम की करनैलगंज हुजूरपुर मार्ग स्थित बैकुंठनाथ महाविद्यालय के निकट नाटकीय ढंग से मुठभेड़ हुई, जिसके बाद वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुठभेड़ के दौरान आरोपी के दाहिने पैर में गोली लगी है, जबकि पुलिस सुरक्षित है। मौके से एक देसी तमंचा व कारतूस भी बरामद किया गया है। आपको बता दें कि यह मामला गोंडा जिले के परसपुर क्षेत्र के पसका गांव में गुरई की 19 वर्षीय बेटी खुशबू कोमल और एक 5 वर्षीय बेटी छत के दूसरी मंजिल पर सो रही थी, जिनके ऊपर सोने के दौरान तेजाब से हमला कर दिया गया। गंभीर हालत में तीनों को परिवारजन जिला अस्पताल लेकर पहुंचे थे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने गोंडा में 3 दलित बहनों पर एसिड डालकर जलाने के प्रयास को दुखद बताया है। मायावती ने कहा कि भूमाफियाओं द्वारा पुजारी की हत्या के प्रयास के बाद गोंडा में सोते समय 3 दलित बहनों पर एसिड डालकर जलाने का प्रयास अति दुखद व शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का इतना बिगड़ जाना बड़ी चिंता की बात जरूर है। आखिर प्रदेश में हर प्रकार का अपराध सिर चढ़कर क्यों बोल रहा है। गोंडा की घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बेहद गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाने की घटना को लेकर एसपी गोंडा को दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने का निर्देश दिया है। डीएम को निर्देश दिया गया है कि घटना में अनुमन्य सहायता राशि तत्काल पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई जाए और घायल बच्चियों के इलाज की समुचित व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने एसपी गोंडा से कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। कानपुर पुलिस लापरवाही की वजह से चर्चा में है। दरअसल पुलिस ने बिकरू कांड में शहीद बिल्हौर के सीओ देवेंद्र मिश्रा को दलित किसान की हत्या के केस में विवेचक बना दिया है। जब इस लापरवाही की जानकारी हुई तो पुलिस महकमे में खलबली मच गई। अब पुलिस के अधिकारी मामले में लिपापोती में जुट गए हैं। लापरवाही को टेक्निकल मिस्टेक बताया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में विधानसभा के सामने एक महिला ने खुद पर केरोसिन डालकर आग लगा ली। महिला को जलते हुए देखकर लोग सत्ते में आ गए। मौके पर पुलिस पहुंची और स्थानीय लोगों ने महिला को बचाया। उसे सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। महिला ने क्यों आग लगाई अभी तक पता नहीं चल सका है। यह भी सामने आ रहा है कि दूसरी शादी के बाद से महिला को ससुराल वाले प्रताड़ित कर रहे थे। प्रदेश में 15 अक्टूबर से 50% दर्शक क्षमता के साथ सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स खोले जाएंगे। प्रदेश सरकार ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी है। जारी किए गए दिशा निर्देशों में कंटेनमेंट जोन में आने वाले सिनेमा, थिएटर व मल्टीप्लेक्स को मंजूरी नहीं दी गई है। चित्रकूट में गैंगरेप का मामला सामने आया है। घटना के 6वें दिन 14 साल की पीड़ित ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। मामला मानिकपुर थाना इलाके के सरैया चौकी के एक गांव का है। लड़की की मौत के बाद पुलिस ने SC/ST एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की है। 8 अक्टूबर को लड़की के साथ 3 लोगों ने गैंगरेप किया था। पीड़ित ने घर पर जानकारी दी, जिसके बाद माता पिता ने सरैया चौकी में शिकायत भी की थी।
तब पीड़ित के पिता ने पुलिस को कहा था कि 1-2 दिन में हम आरोपियों के नाम पता कर बता देंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन पुलिस ने न तो रिपोर्ट लिखी और न ही लड़की का मेडिकल कराना जरूरी समझा। इस बीच मंगलवार सुबह माँ बाप खेत चले गए और घर पर अकेली लड़की ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद उर्फ कृष्णपाल सिंह पर मुकदमा दर्ज कराने वाली विधि छात्रा न्यायालय में गवाही के दौरान अपने ही आरोपों से मुकर गई। अभियोजन पक्ष ने उसे पक्षद्रोही करार दिया और उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत मुकदमा दर्ज करने की अर्जी दाखिल की। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने अर्जी को दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले की सुनवाई अब 15 अक्टूबर को होगी। प्रयागराज जिले के बहरिया थाना क्षेत्र के करनाईपुर तिलई बाजार मार्ग पर शारदा सहायक नहर के पास देर शाम लोगों से भरी जाइलो सड़क से 15 फीट नीचे पानी से भरे गड्ढे में पलट गई। इसमें एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। इसमें 3 एक परिवार के हैं जबकि 2 रिश्तेदार बताए जा रहे हैं। हादसे में 4 लोग जख्मी हुए हैं। इसमें एक महिला की हालत नाजुक है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रामपुर के सांसद व समाजवादी पार्टी के नेता आजम खां, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला की जमानत मंजूर कर ली है। हाईकोर्ट से 2 मामलों में जमानत मिलने के बाद भी आजम खां व उनके परिवार को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा। इनके ऊपर दर्ज 4 अन्य मुकदमों में अभी उन्हें जमानत नहीं मिली है। इस कारण उन्हें सीतापुर जेल में ही रहना पड़ेगा। 2 मामलों की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रही है। वहीं 2 अन्य मामले रामपुर जिला न्यायालय में विचाराधीन है। डाकघरों के बाद अब बीएसएनएल भी आधार कार्ड बनाएगा। बीएसएनएल ने यह सेवा अन्य जिलों में पहले ही शुरू कर दी थी। वीआरएस के कारण हुई देरी में मेरठ में अगले माह से इसकी शुरुआत होने जा रही है। शहर में 5 और पूरे जिले में 8 स्थानों पर बीएसएनएल के सीएससी यानी जन सेवा केंद्र पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रत्येक सेवा केंद्र पर 2 कंप्यूटर सिस्टम लगाए जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी यूपी बोर्ड ने वर्ष 2021 के बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा शुल्क जमा करने का अंतिम मौका दिया है। पहले भी शुल्क जमा करने की तिथि बढ़ाने के बाद भी अब तक बहुत से छात्रों ने परीक्षा शुल्क जमा नहीं कराया है। जिन छात्रों ने परीक्षा शुल्क नहीं जमा कराया है वे बोर्ड परीक्षा में शामिल नहीं हो सकेंगे। परिषद की ओर से अब संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को विलंब शुल्क के साथ 16 अक्टूबर तक परीक्षा शुल्क जमा करने का मौका दिया गया है। स्कूलों की ओर से कोषागार में जमा किए गए परीक्षा शुल्क की सूचना एवं छात्र छात्राओं के शैक्षणिक विवरण को परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपडेट करने की अंतिम तिथि भी 16 अक्टूबर ही है। ऑनलाइन अपलोड छात्रों के विवरणों की जांच के बाद वांछित संशोधन का अवसर 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक दिया जाएगा। राजधानी लखनऊ में गांजे के बड़े स्तर पर तस्करी का मामला सामने आया है। गिरोह के सदस्यों को सरगना सचिवालय कर्मी का बेटा ऑपरेट कर रहा था। पकड़ा गया सरगना मानेंद्र सिंह उर्फ मानू है। सीओ कैंट डॉक्टर बीनू सिंह की टीम ने तस्करों के कब्जे से 1.5 क्विंटल से अधिक गांजे के साथ 4.5 लाख रुपए भी बरामद किए हैं। शारदीय नवरात्र, दशहरा, दीपावली और छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा के लिए 196 जोड़ी यानी 392 स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना है। इनमें 14 जोड़ी ट्रेनें वाराणसी के खाते में आई है। ये ट्रेन 20 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर के बीच चलेंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार ये ट्रेन कम से कम 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी हाथरस मामले में गिरफ्तार पीएफआई के संदिग्ध 4 सदस्यों से आज पूछताछ कर सकता है। इन चारों लोगों को यमुना एक्सप्रेसवे पर मेन टोल प्लाजा के पास से
गिरफ्तार किया गया था। ये सभी लोग हाथरस गैंगरेप पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए हाथरस जा रहे थे। उसी समय इन्हें गिरफ्तार किया गया था। ईडी को संदिग्ध सदस्यों से पूछताछ करने की इजाजत मिल गई है। ईडी ने मथुरा कोर्ट से पूछताछ के लिए इजाजत मांगी थी। प्रदेश पुलिस का दावा है कि इन सभी आरोपियों के कब्जे से मोबाइल फोन, लैपटॉप और संदिग्ध सामग्री बरामद की गई है।